गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। 16 दिसंबर 2023 को करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के दिवस के साथ में। चलिए देखते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। आज 16 दिसंबर और 16 दिसंबर अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। 16 दिसंबर विजय दिवस 1971, जब भारत और पाक के मध्य युद्ध और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो दोनों हुआ करते थे, उन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और बांग्लादेश नाम का एक नया राष्ट्र बना। और सबसे पहले अगर किसी ने उसको मान्यता दी तो उसको मान्यता देने वाला राष्ट्र था वो भी भारत था। 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने वाला वो मजबूत राष्ट्र जिसका नाम भारत, और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की अगुवाई के अंदर ये युद्ध लड़ा गया। और जनरल मानेकशॉ इसके उस समय सेना नायक थे, सेनाध्यक्ष थे। और हाल ही में हम लोगों ने देखा कि विक्की कौशल द्वारा एक अभिनीत एक पिक्चर आई जिसके अंदर जनरल मानेकशॉ के नाम पे ही उस पिक्चर को बनाया गया और ये 1971 का जो वॉर है उस पे ये बेस्ड है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, विजय दिवस तो मनाया जाता है 1971 का जो वार हुआ था उसकी उपलब्धि के तौर पे। लेकिन बात करते हैं कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। दोनों में फर्क है लेकिन मामूली सा अंतर देखते हैं कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, 26 जुलाई 1999 को। हम सब लोगों को विदित है कि सबसे कह सकते हैं अंतिम युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो लड़ा गया ये 1999 में लड़ा गया था। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी। उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ वहां के जनरल हुआ करते थे। उस समय जो है वो पाकिस्तान ने छद्म युद्ध की करने की घोषणा करी और कारगिल और बटालिक और द्रास ऐसे क्षेत्र हैं जो कश्मीर के साथ में पाकिस्तान के लगते हैं, वहां पे उन्होंने अनाधिकृत रूप से घुसपैठियों को भेज दिया था। और भारतीय सेना उस समय सर्दियों के समय नीचे उतर जाया करती थी और उसी समय उन पोस्टों पे पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना ने कब्जा वहां पे कर लिया था। उन्हीं को खदेड़ने के लिए व्यापक रूप से एक युद्ध चलाया गया। और इस युद्ध के अंदर हमने देखा कि एक टाइगर हिल वहां की बहुत बड़ी चोटी हुआ करती थी, वहां पे भी भारत ने अपनी विजय पताका फहराई थी। तो 26 जुलाई 1999 को यह युद्ध खत्म हुआ था और उसी दिन के याद के अंदर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है। तो बहरहाल आपने दोनों चीजें देखी कि 1971 का जो युद्ध हुआ उसके अंदर जो है भारत ने जो विजेता बना था और 93,000 सैनिक जो पाकिस्तान की हुआ करते थे उनके जनरल के साथ में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और बुरी हार में से एक वो युद्ध था और 26 जुलाई के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत और जानते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किसे 2023 रीच गेम चेंजर इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हु वाज द रिसेंटली अवार्डेड द 2023 रिचर्स गेम चेंजर इनोवेटर अवार्ड। द आंसर गोज टू, इसका आंसर जाता है अनीश शाह। अनीश शाह क्या है? अनीश शाह एक पेशेवर डॉक्टर है और ये कॉस्मेटिक सर्जरी के तौर पे इनको जाना जाता है और कुष्ठ रोग जितने हैं उनकी सफल सर्जरी करने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने विश्व लेवल के अंदर बहुत बड़े ऐसे ऑपरेशंस करे हैं जिसके अंदर शल्य चिकित्सा, जो स्किन डिजीज होती है, कुष्ठ रोग होते हैं, उनके प्रति इनका जो रवैया है हमेशा ही सकारात्मक रहा है। और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी अलग अलग जगह पर जाकर के और ऐसे बड़े बड़े कैंप्स और शिविर लगाए जिसकी वजह से आम जन को भी फायदा मिला है। तो इसलिए 2023 रीच गेम चेंजर का इनोवेटर का जो पुरस्कार है वो इनके नाम जाता है और ये भारतीय मूल के एक डॉक्टर है, सुप्रसिद्ध डॉक्टर, और इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। हाल ही में चक्रवात जेस्पर ने किस देश को सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित करा। तो हम सब लोगों को विदित है कि जो अभी वर्तमान में जो जेस्पर जो अभी चक्रवात आया था उसने सबसे ज्यादा अगर प्रभावित अगर करा तो वो था ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ का जो समुद्री तट है वहां पर समुद्री जीव और इसके अलावा वहां के पर्यावरण तथा नजदीकी रहने वाली जितनी भी जो आम बस्तियां थी और जान माल को भी काफी नुकसान पहुंचाया। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। COP29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा अजरबैजान।
अभी वर्तमान में COP 28 चला, हम सब लोगों को विदित, और ये कहां पे हुआ? ये हुआ दुबई में। दुबई किसकी राजधानी? ये ही थी UAE की राजधानी। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसमें शिरकत करी, और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे गेम चेंजर्स जो कह सकते हैं कि डिसीजंस लिए गए, और उन डिसीजंस के अंदर भी एक है कि 2.5 कार्बन उत्सर्जन का जो टारगेट था उसको पूरा करने के लिए तथा EV व्हीकल्स पे ज्यादा जोर देने के लिए इस प्रकार का एक कह सकते हैं संयुक्त इसकी पहल की गई। इसके अलावा क्या चीजें हुई? नई चीजें ये हुई, वैसे तो ये COP की जो शुरुआत होती है वो 1995 से हो जाती है। इससे पहले COP 20 जो 7 था ये ब्रिटेन में आयोजित किया गया, और 28 का हम देख ही चुके हैं कि UAE दुबई के अंदर आयोजित किया गया। 29 का जो आयोजन है वो अजरबैजान के अंदर किया जाने वाला है अभी। इसके अलावा COP 33 है वो क्यों चर्चाओं में बना हुआ है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि COP 20 जो अभी COP 33 ये कहां आयोजित होने वाला है? ये 2028 के अंदर भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। हालांकि कार्बन उत्सर्जन से संबंधित जितने भी टारगेट्स भारत को जो दिए गए थे उनको हमने 11 साल पहले ही पूरा कर लिया। तो इसी के संदर्भ के अंदर COP 28 वर्तमान में UAE के अंदर चला गया। चल अभी वहां पे इसका आयोजन किया गया था, और ये 28 नवंबर से ये था, और ये 12 दिसंबर को ये इसका समापन हुआ। और अभी जो COP 29 की जो मेजबानी है वो अजरबैजान को सौंपी गई है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में कौन सा राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थानों पर रहा? आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और कर्नाटका दो ऐसे दक्षिण राज्य हैं जो सबसे ज्यादा FDI प्राप्त करने वाले राज्यों में से एक है। और विश्व की या कह सकते वैश्विक स्तर पर जितनी भी कंपनियां भारत के अंदर आती हैं निवेश करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, और बहुत सारी यहाँ पे MNCs जो सेटअप करती हैं, उसके अंदर तमिलनाडु में उसके उन प्रमुख शीर्ष राज्यों में से एक है। जबकि इस बार का जो स्थान है वो किसको मिला है? वो मिला है जो प्रथम तिमाही थी उसके अंदर FDI के तौर पे अगर देखा जाए तो वो महाराष्ट्र को मिला है। चलिए जान लेते हैं। इसके अलावा कुछ अभी हमने देखा कि अभी जो था 2 दिसंबर को भारत का जो विदेशी मुद्रा जो भंडार था वो 600 अरब डॉलर के पार कर गया। इसके अलावा विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाला एक शेयर मार्केट था वो भी भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया है। 2027 तक हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है उनके अनुसार भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। इसके अलावा देखते हैं कि RBI के द्वारा अभी जो भारत की जो GDP थी उसका जो अनुमान लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा था पहले 6.5, जबकि अभी RBI के द्वारा इसको 7% की विकास दर का जो इंजन है भारत का वो ग्रोथ करने वाला है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल बी सेट अप PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट? आंसर गोज टू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही के अंदर मोहन यादव जिन्होंने मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है, और MP भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य, और इससे पहले यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे जिनका नाम शिवराज सिंह चौहान था, और अभी वर्तमान में वहां पे सरकार बनी है। तो अभी वर्तमान में वहां पे राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके अंदर छात्रों को अधिक गुणवत्ता युक्त शिक्षा और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आने वाली अलग अलग प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज है उनके साथ में MOUs भी किया गया है। तो इसका जो आंसर होने वाला वो कौन सा होने वाला है? ये आंसर होने वाला है इसका MP। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द अर्जुन अवार्ड रिसेंटली 2023? तो दिस आंसर गोज टू मोहम्मद शमी। हम सब लोगों को विदित कि ये भारत के तेज गेंदबाज, और हाल ही के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर इनका बड़ा योगदान, 24 विकेट इन्होंने लिए, और एक मैच के अंदर 7 विकेट लेने वाले खिलाड़ी ये भी ये बने। और वर्ल्ड के जो फास्टेस्ट जो कह सकते हैं कि विकेट अगर वर्ल्ड कप में लिए हैं तो उनका नाम भी मोहम्मद शमी है। इनको पहले पूमा का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अर्जुन अवार्ड में अभी नामांकित किया गया है
जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, उनका आंसर हो जाएगा कौन सा? मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जो है भारतीय खिलाड़ी हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में गद्दाम प्रसाद कुमार को किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान में चुना गया? अभी हम लोगों ने देखा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 राज्यों के अंदर चुनाव संपन्न किए गए और निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त है जिनका नाम है राजीव कुमार। और अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए जिसके अंदर छत्तीसगढ़ और एमपी, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, और सभी राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं। लेकिन आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि किसको विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में वहां पे नियुक्त किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना जो है वहां पे इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अगला सीजन कौन सा? 2024 का। 2024 का जो आईपीएल खेला जाएगा वो खेला जाएगा कहां पे? 31 मार्च से ये खेला जाएगा और 28 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। लेकिन अभी आईपीएल जो इसका संस्करण कौन सा है? 17वां संस्करण होगा। 16 इससे पहले खेले जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि 16वें सीजन के अंदर विजेता टीम कौन सी रही थी? इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई जो महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में खेली जाने वाली दक्षिण भारत की एक क्रिकेट टीम है जो आईपीएल खेलती है, और 16वां खिताब था वो उन्होंने जीता। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा खिताब किसने जीते हैं आईपीएल के अंदर? तो 5-5 खिताब चेन्नई और मुंबई दोनों ने बराबर ही जीते हैं। इससे पहले बात करते हैं कि 15वां जो खिताब था उसको किसने जीता था? तो उस टीम का नाम था गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने ये खिताब को जीता था हार्दिक पांड्या की अगुवाई में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि 2024 के अंदर कोलकाता जो अभी नाइट राइडर्स है उन्होंने अपना किस खिलाड़ी को अपने कप्तान के रूप में उन्होंने नियुक्त कराया? आंसर इसका हो जाएगा श्रेयस अय्यर। इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर भी उम्दा प्रदर्शन करा था और ये T20 के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी के तौर पे भी इनको जाना जाता है। तो अभी वर्तमान के अंदर जो अभी नीलामी खिलाड़ियों की होने वाली है, तो भारत में खेला जाने वाला आईपीएल जिसकी नीलामी किसी दूसरे देश में होने वाले, किसी अन्य स्थान में होने वाली है, तो स्थान कौन सा है? वो स्थान है दुबई। और हम सब लोगों को विदित कि आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? वो भी दुबई में है। और दुबई में इसके अगर कह सकते हैं आईसीसी के जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष होते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले वहां के अभी आईसीसी के चेयरमैन है। इसके अलावा बात करते हैं कि बीसीसीआई का वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो जिनका नाम है रोजर बिन्नी। और सचिव कौन है इसके? तो रोजर बिन्नी तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हो गए, और सचिव जो है जिनका नाम है अमित शाह के लड़के, जो वर्तमान में गृह मंत्री, जिनका नाम है जय शाह। तो जय शाह वर्तमान में भारत के सचिव हैं बीसीसीआई के। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किस ब्रिटिश संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? ब्रिटिश संगीतकार को। अब आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश संगीतकार हैं लेकिन कहां के रहने वाले हैं? भारतीय मूल के हैं। और उनको 2024 का जो बुकर पुरस्कार का जो निर्णायक जो ज्यूरी है उसके अंदर उनको शामिल किया गया है। बड़े संगीतकार हैं। नाम उनका कौन सा हो जाएगा? नितिन साहनी। नितिन साहनी जो है उनको इस ज्यूरी के अंदर शामिल किया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। 29वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? यह है एक इजरायली फिल्म निर्देशक, और उन्होंने इस पुरस्कार को अपने नाम किया। इजरायली एक फिल्म थी एक बच्चे के लिए फिल्म का उसका नाम था, और उन्होंने इसको डायरेक्ट किया था, और उसी की वजह से ये कार्लोस डेनियल जो मालावी जो पुरस्कार है ये उनको दिया गया। अब बात करते हैं कि कोलकाता फिल्म फेस्टिवल जो इसका आयोजन अभी वर्तमान में कोलकाता में किया गया, ये उसका कौन सा संस्करण था? तो 29वां संस्करण था। इसकी शुरुआत कब होती है? 1995 में इसकी शुरुआत होती है। तब से ये हर साल जो है वो दिया जाता है, और हमारे बहुत कह सकते हैं कि बड़े फिल्म निर्देशक, एक्टर्स, उन्होंने इस पुरस्कार में भाग लिया और
अभी वर्तमान में जितने भी प्रकार की जो कैटेगरीज थी उनके अंदर उन पुरस्कारों को नामित किया गया था और उसके बाद में पुरस्कार भी जीता गया। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अगर निर्देशक की बात करी जाए, जहां पे एक बच्चे के लिए जो एक इजरायली फिल्म थी उसके लिए जो है वो कार्लोस डेनिस मालावे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर के मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? हम सब लोगों को विदित BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, इसके अलावा CPEC, हम सब लोगों को विदित चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह भी चीन के द्वारा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे अफ्रीकी राष्ट्र जिनके साथ में चीन की इस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां भी, वहां पे पोर्ट्स की बात करें, वहां पे खनिजों की बात करें, जहां पे चीन इस प्रकार की कवायद करता रहता है। लेकिन बात करी जा रही है सैटेलाइट के क्षेत्र के अंदर, स्पेस के क्षेत्र के अंदर, जहां पे चीन के साथ मिलकर के मिस्र ने मिस्र सैट 2 जो है उसको सैटेलाइट को लॉन्च किया। चीन ने कराया है इसको, और किसका है ये है मिस्र का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चीन, क्योंकि चीन के सहयोग से इसको मिस्र के साथ में एक मिस्र का सैटेलाइट था उसको क्या किया, इन्होंने लॉन्च किया है। तो आज के दिवस के लिए इतना ही। आप बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।